कि अभिलेख क्या होते हैं, और फिर दूसरी बात समझनी है शिलालेख क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो शब्द लिखना है वो लिखना है बच्चों अभिलेख। ठीक, सबसे पहला शब्द हमें क्या लिखना है, अभिलेख। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंस्क्रिप्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है टू राइट। इसका मतलब होता है टू राइट। टू राइट कुछ भी लिखना, टू राइट समथिंग इज द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो अभिलेखों के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका पूरा मतलब होता है कुछ भी लिखना, लेखन शक्ति की बात करता है। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं, हम करते हैं टू राइट, कुछ भी लिखने को लेखन शक्ति के लिए। ठीक है, ठीक। अब ये टू राइट जो है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया इंस्क्रिप्शन कहीं पे भी लिखे जा सकते हैं। इट कैन बी ऑन रॉक, इनको पिलर पे भी लिखा जा सकता है, इनको प्लेट्स पे भी लिखा जा सकता है। जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ, इनको प्लेट्स पे कैसे लिखा जा सकता है। आपके घरों में गिलास आते होंगे, उन गिलासों में पहले से हम लोग नामकरण कर देते हैं कि मेरा ग्लास है, तुम्हारा ग्लास है, किसी और का ग्लास। तो उन ग्लासेस में जो नाम लिखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक इंस्क्रिप्शन है। इस पेन पे अगर कोई ब्रांड लिखा है वो भी इंस्क्रिप्शन है। बट वो इंस्क्रिप्शन वो होते हैं जो किसी ऐसी सॉलिड सरफेस पे लिखे जाते हैं, एक ऐसी सॉलिड सरफेस पे लिखे जाते हैं जिस पे लिखने के बाद उसका मिटना असंभव। अगर वो मिटेगा नहीं तो वो सॉलिड सरफेस पे है, तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, हम लोग इन्हें ऐसी जगह लिखना चाहते हैं जहाँ पर ये परमानेंटली लिखे है। अगर इन्हें हम राइट डाउन करते हैं तो वहाँ पे लिखे मिलें, इनमें कोई बदलाव कभी ना आए। इसी को हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों को अगर हम अपनी परिभाषीय भाषा में समझने का प्रयास करें तो ये बिल्कुल अलग तरीके से आपको समझ में आएंगे। अभिलेखों को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो अभिलेख हमें कैसे समझ में आएंगे, इसको समझते हैं। तो अभिलेख जो अशोक ने लिखे वो कहाँ कहाँ लिखे हैं, वो शिलाओं पे लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं, शिलाओं पे लिखे हैं। ठीक, ये खंभों पे लिखे हैं। ठीक, प्लेट्स पे लिखे हैं। अब शिलाओं पे लिखे हैं तो शिला कोई भी मिली, उसको उन्होंने थोड़ा उकेरा, सही किया और उस पर उन्होंने लिख दिया बच्चों। तो जो ये शिलालेख हैं, इनको प्रकृति के अनुसार और लिखे हुए नियमों के अनुसार इनको दो भागों में बांटा गया है। तो शिलालेख को पहले हम पढ़ेंगे। तो ये जो शिलालेख हैं इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अगर आप शिलालेख की बात करें, अगर आप बेटा शिलालेख की बात करें तो शिलालेख को दो भागों में बांटा गया है, एक लघु और एक दीर्घ। तो इसको हमने दो भागों में बांटा है, पहला है लघु और दूसरा है दीर्घ। तो लघु और दीर्घ शिलालेखों में क्या अंतर होगा ये समझेंगे। लघु शिलालेख जो हैं वो अलग जगह पाए जाएंगे, दीर्घ अलग पाए जाएंगे। तो दीर्घ की अगर बात करेंगे तो ये 14 हैं, मतलब नियम जो इसमें है वो 14 हैं। और ये 14 9 जगहों पे मिले। अब 9 जगहों पे मिले का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे हो सकता है 1 से 10 दिए हों, कहीं 1 से 11 दिए हों, कहीं 1 से 7 दिए हों, कहीं 1 से 14 पूरे दिए। मतलब जो नियम है ये इस टाइप के नियम टोटल इन्होंने 14 लिखे। टोटल कितने लिखे हैं, 14 लिखे हैं। इसीलिए इसको इस तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब ये 9 जगह कौन सी हैं ये आपसे पूछी जाएंगी। तो ये 9 जगह आपको याद होनी चाहिए। तो 9 जगह हैं बेटा। पहली है मानसेरा, सबसे पहली जगह है मानसेरा। सबसे पहली जगह हो गई मानसेरा। मानसेरा के बाद हो गई सहबाजगढ़ी। इसके बाद हो गई बेटा सहबाजगढ़ी।
सहबाजगढ़ी के बाद बेटा अगली हो गई कलसी। बेटा कलसी के बाद हो गई धौली। कलसी के बाद बेटा हो गई धौली। धौली के बाद आपकी हो गई जौगड़। धौली के बाद बेटा आपकी हो गई जौगड़। जौगड़ के बाद बेटा अगली आपकी हो गई सेरागुड़ी। जौगड़ के बाद आपकी हो गई सेरागुड़ी। सेरागुड़ी के बाद आपकी हो गई सोपारा। सोपारा के बाद बेटा आपकी हो गई क्या कंधार। सोपारा के बाद आपकी हो गई बच्चों कंधार। और कंधार के बाद बेटा आपकी हो गई कौन सी गिरनार। कंधार के बाद बेटा आपकी हो गई गिरनार। ये जो स्पेस है ये किसके हैं बेटा लघु शिलालेख, सॉरी दीर्घ शिलालेख। ये किसके हैं बेटा दीर्घ शिलालेख के प्लेसेस हैं। तो दीर्घ शिलालेख आपके 9 जगहों पे मिले हैं और 14 कुल हैं। कितनी जगह पे मिले हैं 9 जगहों पे मिले हैं और 14 कुल हैं। ठीक, तो ये पहला होगा। इसके बाद लघु शिलालेख की बात करें। लघु शिलालेख 6 हैं और 18 जगहों पे मिले हैं। लघु शिलालेख कितने हैं बच्चों 6। लघु शिलालेख की बात करें तो लघु शिलालेख कितने हैं 6 और कितनी जगह पे मिले 18 जगहों पे मिले। 6 शिलालेख हैं और कहाँ मिले हैं बेटा 18 जगहों पे मिले। कितनी जगहों पे मिले 18 जगहों पे। ठीक, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है देखिए आपसे एग्जाम में ये 6 लघु शिलालेख नहीं पूछे जा रहे हैं आज की डेट में। वो 14 नियम जो दीर्घ शिलालेख में लिखे वो पूछे जाते हैं। और इसके बाद क्या पूछा जाता है स्तंभ लेख। तो आपको पहले से पता होना चाहिए स्तंभ लेख क्या है। स्तंभ लेख का मतलब क्या हो गया बेटा जो किसी खंबे पे लिखा जाएगा वो स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब क्या है खंभों पे लिखे जाने वाली चीजें विल बी कंसीडर्ड एज स्तंभ लेख। स्तंभ लेख की खास बात क्या होगी स्तंभ लेख जो होंगे 13 होंगे। कितने होंगे 13। कितने हैं 13 स्तंभ लेख हैं। ठीक है ये कितने हैं 13 हैं। ये 13 है बेटा और ये 13 लिखे कहाँ गए ये 13 में से मुख्य स्तंभ लेख हैं 7। इनमें से मेजर रॉक एडिक्ट हैं 7। मेजर रॉक एडिक्ट कितनी है 7। रानी के लेख हैं क्वीन एडिक्ट हैं कितनी 3। क्वीन एडिक्ट हैं 3 और धम लेख है 3। कितने हो गए 13। 7 3 3। ठीक है 10 जगह पर है जो सफाई से मिले हैं। 10 जगह हैं जहां पर खंभों पे लेख हैं और 10 ऐसी जगह हैं जहां पे लेख विहीन है। और 10 जगह पर लेख विहीन। 10 जगहों पर लेख हैं और 10 जगहों पर सादे हैं। अब इनको याद करना है आपको। तो याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा स्टेट वाइज याद करना है। तो स्टेट वाइज अगर आप याद करेंगे तो बिहार में कहाँ पाए गए बच्चों बिहार में ये पाए गए हैं रामपुरवा लौरिया नंदनगढ़ लौरिया अरराज। कहाँ पाए गए हैं रामपुरवा लौरिया नंदनगढ़ लौरिया अरराज। कहाँ कहाँ पाए गए हैं रामपुरवा रामपुरवा
लौरिया अरराज, ये बेटा कहाँ के हैं? ये आपके प्लेस बिहार के हैं। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है नेपाल तराई। तराई एरिया क्या है? जब आप इंडिया का मैप ऐसे बनाते हैं तो ये जगह जो है ये नेपाल है। तो ये नेपाल का ये जो नीचे वाला एरिया और इंडिया का नीचे वाला एरिया जो बिहार यूपी से मिलता है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र मतलब क्या होता है? जब नदी बह के पत्थरों से बाहर निकलती है वापस, तो उस जगह को नम कर देती है, वहाँ की भूमि नम कर देती है, उसको हम तराई बोलते हैं। ठीक है, उस तराई एरिए पे इस टाइम पे नेपाल में मधेशीज रहते हैं। कौन रहते हैं? मधेशीज। तो जब कभी आईआर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मधेशीज इशू की बात करेंगे। मैंने यहाँ पे नेपाल तराई जो बिहार और यूपी के बॉर्डर से नेपाल लगा है वहाँ पर है। वहाँ पर दो प्लेसेस पाए जाते हैं नेपाल में, निगली सागर और रुमनदेही। ठीक है, नेपाल में कौन से पाए जा रहे हैं? पहला पाया जा रहा है निगली सागर एंड रुमनदेही। कौन कौन से पाए जा रहे हैं बेटा? निगली सागर एंड रुमनदेही। इसके बाद आता है बेटा दिल्ली। इसके बाद दिल्ली आता है। दिल्ली में क्या था? दिल्ली में दो पाए जाते हैं, एक मेरठ और एक टोपरा। तो ये दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा का कॉन्सेप्ट क्या है? पता है किसी को? नहीं। फिरोज शाह तुगलक बैठे थे। फिरोज शाह तुगलक बहुत अच्छे शासक थे, बहुत काबिल थे और फालतू बैठे थे, उनके पास कोई काम नहीं था। तो जब वो फालतू बैठे थे तो उन्होंने एक प्लान किया। उन्होंने ये कहा कि चलो हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे काम है। तो उन्होंने कहा दिल्ली को सुंदर कर दें। तो ये अभिलेख अशोक के कहाँ थे? एक मेरठ में था, एक टोपरा में था। यहाँ से भी उखाड़ा और यहाँ से भी उखाड़ा और दोनों को कहाँ ले गए? दिल्ली। इसीलिए इसका नाम हो गया दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। मतलब मूल स्थान इसका मेरठ और टोपरा था। इसके बाद तीन और आपके पाए जाते हैं, एक इलाहाबाद, एक सारनाथ, एक सांची। इसके बाद और आपके क्या पाए जाते हैं? पहला पाया जाता है इलाहाबाद, दूसरा पाया जाता है सारनाथ और तीसरा पाया जाता है सांची। एक इलाहाबाद पाया जाता है, एक सारनाथ पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है बच्चों? एक आपका सांची पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे हो गए क्या? वो प्लेसेस जहाँ पर ये पाए गए। ठीक, स्तंभलेख। अब इसके बाद गुहालेख। गुहालेख का मतलब क्या होता है? वह अभिलेख जो गुफाओं में लिखे हैं। इसके बाद अशोक के कौन से अभिलेख आते हैं बच्चों? गुहालेख। गुहालेख आता है। गुहालेख जो अभिलेख हैं उनकी बात होती है। अशोक के गुहा अभिलेख बराबर की पहाड़ियों पर और दशरथ के अभिलेख नागार्जुनी पहाड़ियों पर। कहाँ पे? अशोक के कहाँ पर है? अशोक के बेटे दशरथ थे। ठीक है, एक अशोक हो गए, एक दशरथ हो गए। अशोक के कहाँ पाए जा रहे हैं? अशोक के पाए जा रहे हैं बराबर की पहाड़ियों में। कहाँ पाए जा रहे हैं बेटा? बराबर की पहाड़ियों में। और इनके कहाँ पाए जा रहे हैं? नागार्जुनी पहाड़ियों में। इनके कहाँ पाए जा रहे हैं? इनके पाए जा रहे हैं नागार्जुनी पहाड़ी में। तो दोनों के अभिलेख अलग अलग जगह पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर तीन गुफाओं के नाम हैं। पहला है कर्ण चौपट, सुदामा, विश्वामित्र। तीन गुफाएं पाई जाती हैं। कर्ण चौपट, सुदामा एंड विश्वामित्र। ठीक है, कर्ण चौपट, सुदामा एंड विश्वामित्र, ये तीन गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और गुफा है जो लोमस ऋषि की। एक और गुफा किसकी है बेटा? लोमस ऋषि की गुफा है। इसमें विवाद है कि यह अशोक की है या अनंत वर्मन की है। इसमें दो लोगों पे विवाद चलता है, एक अशोक और एक किस पे चलता है बेटा? एक चलता है अनंत वर्मन पर। ठीक है,
एक चलता है अनंत वर्मन। अशोक तथा अनंत वर्मन का एक विवाद चलता है, वो यहाँ लिखना। फिर इसके बाद गिरनार गुजरात, ठीक है, यहाँ पर भी अभिलेख मिले हैं, बट ये अशोक के नहीं है। गिरनार गुजरात में दो अभिलेख मिलते हैं बेटा आपको। गिरनार गुजरात में दो अभिलेख मिलते हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य का, एक किसका मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का, और दूसरा किसका मिलता है, रुद्रदमन का। एक मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का और दूसरा मिलता है रुद्रदमन का। हमने तो क्या पढ़ा, हमने अभी तक ये पढ़ा कि अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेखों के प्रकार क्या होते हैं। हमने पढ़ा अभिलेखों का मतलब है कुछ भी लिखना, टू राइट समथिंग। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो उस अशोक के अभिलेखों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। अशोक के अभिलेख दो पाए जाते हैं, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख 14 हैं, 9 जगहों पर मिले। वो 9 जगह फिर हमने पढ़ी, जिसमें से पहली मानसेरा है, फिर सहबाजगढ़ी है, फिर कलसी है, फिर धौली है, फिर जौगढ़ है, फिर सेरागुडी है, फिर सोपारा है, फिर कंधार है, फिर गिरनार है। इसके बाद हमने कहा सर लघु शिलालेख भी हैं। लघु शिलालेख टोटल 6 हैं और ये कितनी जगहों पर मिले, 18 जगहों पर। स्तंभ लेख 13 हैं। ये स्तंभ लेख में 7 मुख्य स्तंभ लेख हैं, 3 रानी के लेख हैं, 3 धर्म के लेख हैं, 10 खंबे प्राप्त हुए हैं, 10 जगहों पर सादे खंबे भी मिले हैं और 10 जगहों पर अभिलेख लिखे हैं। ये जो 7 खंबे हैं ये कहाँ हैं और टोटल 10 खंबे जो हैं ये कहाँ हैं, इनके बारे में आपको समझना है। तो ये 10 जो खंबे हमें प्राप्त हुए हैं जिन पे अभिलेख लिखे हैं, इनके बारे में बात करें तो 3 बेटा बिहार में मिले। जो बिहार में मिले हैं वो रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज। नेपाल तराई में निगली सागर, रुमनदेही। दिल्ली में दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा। ठीक, इसके बाद सारनाथ, इलाहाबाद और सांची। ये हमें 10 खंबे प्राप्त हुए हैं। फिर हमने कहा गुहा अभिलेख। गुहा अभिलेख का मतलब होता है किसी भी गुफा में कोई भी अभिलेख का लिखा जाना। 3 जगह हैं जो अशोक के लिए फेमस हैं, कर्ण चौपट, सुदामा और विश्वामित्र। ठीक है, इसके बाद एक अभिलेख और मिला है जो है लोमस ऋषि का। किसका है बच्चों, लोमस ऋषि का अभिलेख है। और ये लोमस ऋषि का जो अभिलेख है ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, ये लोमस ऋषि का अभिलेख जो है ये आपको प्राप्त होता है, एक मिनट की चार्जिंग लगा दो। लोमस ऋषि का जो अभिलेख है ये बेटा आपको प्राप्त होता है जिस में 2 लोगों के अभिलेख का डिस्प्यूट चलता है, एक अनंत वर्मन और एक अशोक। तो ये अनंत वर्मन ने लिखा कि अशोक में इसमें बड़ा डिस्प्यूट है, बट अगर इतिहासकारों की बात मानो तो इतिहासकार इसे फाइनली किसका मानते हैं, अनंत वर्मन का मानते हैं। इसके बाद गिरनार गुजरात में भी अभिलेख मिलता है। वो गिरनार गुजरात में जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त और रुद्रदमन के अभिलेखों से भरा हुआ है, तो उसमें समुद्रगुप्त और रुद्रदमन दोनों के अभिलेख मिलते हैं। इसके बाद जो प्लेसेस हैं वो कहाँ कहाँ पाए गए, इनका नाम क्या है ये याद रखिए। सहबाजगढ़ी कहाँ पर पाए गए, सहबाजगढ़ी जो है वो पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में। सहबाजगढ़ी कहाँ पर है, पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में। इसके बाद मानसेरा, मानसेरा कहाँ है, पाकिस्तान के हजारा ज़िले में। ठीक है, इसके बाद मानसेरा कहाँ है, पाकिस्तान के हजारा ज़िले में। फिर धौली कहाँ है, पुरी में। पुरी का प्राचीन नाम क्या है, तोसाली। पुरी का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, तोसाली। फिर जौगढ़, जौगढ़ क्या है, गंजम आंध्र प्रदेश। जौगढ़ कहाँ पाया जाता है बच्चों, गंजम आंध्र प्रदेश में। फिर सोपारा, सोपारा पाया जाता है थाना महाराष्ट्र में। इसके बाद कंधार, कंधार जो है अफगानिस्तान में। इरागुडी, कुरनूल आंध्र प्रदेश में। और कलसी पाया जाता है देहरादून में। देहरादून कहाँ है, यमुना और टोंस नदी के संगम पर है। देहरादून कहाँ पर पाया जाता है बेटा, यमुना और टोंस नदी के संगम पर। फिर आता है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख की अगर बात करेंगे तो दिल्ली के बहावपुर में पहला पाया जाता है। लघु शिलालेख जो आपका है, लघु शिलालेख 18 जगहों पे पाए गए हैं, उनकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला दिल्ली के बहावपुर में, दूसरा उत्तर प्रदेश के अहरोरा में। दूसरा कहाँ पाया जाएगा बेटा, उत्तर प्रदेश के अहरोरा में। तीसरा मध्य प्रदेश में। चौथा भी मध्य प्रदेश में। तीसरा रूपनाथ जबलपुर में पहला, और गुर्जरा दतिया में मध्य प्रदेश में। 4 हो गए। राजस्थान में बैराग एक भगरू के पास है, 5 हो गए। इसके बाद बिहार में सैसाराम 6 हो गए। आंध्र प्रदेश में 2 जगह पाया जाता है, ईरागुडी और राजुल मंडली। ठीक है, इसके बाद मास्की, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है मास्की। मस्की के बाद गोविंद मठ, गोविंद मठ के बाद सिद्धगिरी, सिद्धगिरी के बाद जैटिंग रामेश्वर। फिर सन्नती गुलबर्गा में और नेटूर बेलारी में।
फिर कहाँ पाया जाता है बेटा, सन्नाटी गुलबर्गा और नेटूर बेलारी। नेटूर कहाँ पाया जाता है, बेलारी में पाया जाता है। ठीक है बेटा। अशोक के नाम के अभिलेख, अशोक के नाम के अभिलेखों की अगर बात करोगे तो इसमें क्या पाया जाता है, अशोक के नाम वाले अभिलेख कौन से होते हैं? पहला होता है मस्की। मस्की में क्या मिला है, देवानाम प्रेयसी अशोक राजस्य, गुर्जरा अशोक राजस्य, उदयगोलम अभिलेख में देवानाम प्रिय, नेट्टूर में राजा अशोक। नाम कहाँ कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले मस्की, मस्की में देवानाम प्रेयसी अशोकस्य, गुर्जरा में अशोक राजस्य, उदय गोलम में देवानाम प्रिय, नेट्टूर में राजा अशोक और जूनागढ़ में अशोक एंड चंद्रगुप्त। ठीक, जूनागढ़ आपसे पूछा जाता है अशोक चंद्रगुप्त के लिए। अब खोजकर्ता कौन थे अभिलेखों के, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो मस्की को खोजा था बेटा सी बैथम ने, गिरनार को खोजा था जेम्स टॉट ने। ठीक है, मस्की को सी बैथम ने, गिरनार को जेम्स टॉट ने, मबरू को कैप्टन बर्न ने, सारनाथ को आयरटेल ने, सहवाजगढ़ी को AM कोर्ट ने और धौली को लेफ्टिनेंट मिलर। ठीक, इसके बाद अभिलेख जो है सबसे पहले पढ़े गए थे कब, 1837 में, और इनको पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। कब पढ़े गए थे बेटा, 1837 में। और किसने पढ़ा था इनको, जेम्स प्रिंसेप ने। इनको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है बच्चों, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप साहब ने इसको पढ़ा था। इसकी 3 भाषाएं मिली हैं, प्राकृत, यूनानी, अरेमाइक। कौन कौन सी मिली है, प्राकृत, यूनानी, अरामाइक। और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है बेटा, इसकी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। प्राकृत की है ब्राह्मी, इसकी है खरोष्टी और इसकी अरामाइक। ठीक, यहाँ पे आपकी लिपि खत्म। अब आपका कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे चलें।